Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हम हैं असल में मास्टर लोग, तो कहीं भी मौका मिलता है बोलने का तो ज़ाया नहीं करने देते। गौरी साहब ने हुक्म किया, यकीन मेरे लिए तो ऑनर की बात है, और वो भी ये प्लेटफार्म जो हमारे हिसाब से तरक्की पसंद मुसन्निफीन का प्लेटफार्म है, मेरे लिए बहुत ही अहम प्लेटफार्म है। और यहाँ आमतौर पे यही होता है कि हमारा हाइड पार्क है, हम खुल के बातें कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा टेक्निकल और संजीदा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको टेक्निकल और इस किस्म में न जाएं। वो क्लास रूम की चीज़ और होती है, यहाँ थोड़ी मतलब गुफ्तगू ऐसी हो कि थोड़ी दिलचस्पी हो। और उसके अलावा ये है कि कोई 1 महीना पहले यहाँ इसी जगह पे एक गुफ्तगू हुई थी सराय की और लिसानियात के हवाले से। हमारे दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ फ्रेजेज़, मुख्तलिफ़ जो लिंग्विस्टिक्स के टर्म हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की टर्म्स में, वो क्योंकि क्लास तो नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, तो उसमें बेहतर है कि तो इससे पहले कि मैं मौजू पे बात करूं, हमारे सब दोस्त हैं, लेकिन ख़ास तौर पे नाज़िर महमूद की फरमाइश थी कि लिसानियात, समाजी लिसानियात जो चाहें बात करें, लेकिन आज वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइन डे के हवाले से अगर सिंधी शायरी से शुरू करेंगे तो खुशी होगी। अब आम तौर पे तो यही है कि शायरी होती है, फिर वो किसी भी ज़बान में हो, लेकिन शेख अयाज का एक नसर में उसका एक मजमून है, उसके 2-4 ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा है कि मेरी शायरी का या मेरा वर्षा क्या है, ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी शायरी का वर्षा क्या है और मेरी शायरी का वर्षा क्या है। तो उस पर एक अच्छा मजमून है कि मुझे विरासत में शायरी के साथ ये मिला है, और उसकी वजह यही है कि मेरी शायरी में वो जो कनक धनक है, उसकी वजह वही विरासत है। तो बहरहाल मैं एक शेर के हवाले से बात करना चाहता हूँ आज, इस मोहब्बत के हवाले से। मोहब्बत का दिन, खुशियाँ बांटने का दिन, मिलने का दिन, बाकी आपकी मर्ज़ी, हया का दिन भी बनाएं, जिस तरह कुछ हो रहा है तो हया डे भी है। तो एक अयाज की छोटी सी नज़्म है, इब्तिदा, मोहब्बत की इब्तिदा। वो कोशिश करूँगा मैं कि ट्रांसलेट करके उर्दू में आपको सुनाऊँ। और उसके साथ जब वो नज़्म छपी तो बिल्कुल थोड़े महीनों के अंदर एक मेरी नज़्म भी इस किस्म की मैंने लिखी, जो शेख साहब को दिखाई कि ये नज़्म मैंने लिखी है आपकी इस नज़्म के। वो थी मोहब्बत की इब्तिदा, और मेरी नज़्म का उन्वान था मोहब्बत की इंतहा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये जो फलां मैगज़ीन निकलता है इनको दोनों साथ में भेज दो। तो फिर वो दोनों साथ में छपी थी। तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों छोटी छोटी नज़में आपसे आज के दिन के हवाले से, अच्छा हुआ मैडम भी आगे वैलेंटाइन के हवाले से। तो ये है कि शबनम आसमान से दौड़ती हुई आई, शबनम आसमान से दौड़ती हुई आई और आकर फूल को छुआ। शबनम आसमान से दौड़ती हुई आई, आकर फूल को छुआ और कहा देख मैं तेरे लिए आसमान से उतर के आई हूँ, देख मैं तेरे लिए आसमान से उतर के आई हूँ। फूल ने मुस्कुरा कर कहा कि और मैं तेरे लिए धरती का सीना चीर के निकला हूँ। फूल ने मुस्कुरा कर कहा, वैलेंटाइन, फूल ने मुस्कुरा के कहा कि मैं तेरे लिए धरती का सीना चीर के निकला हूँ। फिर दोनों हम आगोश हो गए। ये मोहब्बत की इब्तिदा थी। फिर उसके साथ सूरज की पहले किरण के साथ सूरजमुखी फूल अपना
सूरज की पहली किरण के साथ शबनम अपने रास्ते चली गई और फूल सारा दिन इंतजार में खड़ा रहा। सूरज की आखिरी किरण के साथ फूल सजका के गिर पड़ा। ये मोहब्बत की इंतहा थी। तो वैलेंटाइन के हवाले से तो मैंने कहा थोड़ी सी ये बात हो जाए। इसी तरह एक और नज़्म है जो मोहब्बत के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि वो भी आपसे शेयर करूं और फिर आगे मौजू की तरफ बढ़ें। नज़्म का उन्वान है रुगो मोहब्बत नाहे गभरू। गभरू गभरू जवान गभरू रुगो मोहब्बत नाहे गभरू दुनिया में काजानी आहिन ऐं के ईॾे वाला आहिन बाज़ारनि में ताला आहिन। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है, दुनिया में तो काजानी भी हैं और मुख्तलिफ दिवालिये हैं और बाज़ारों में ताले भी लगे हुए हैं। हड़तालें भी हैं, एहतजाज भी हैं, काजानी भी हैं। सिर्फ मोहब्बत नहीं है। रुगो मोहब्बत नाहे गभरू दुनिया में काजानी आहिन ऐं के ईॾे वाला आहिन बाज़ारुनि में ताला आहिन हुंडियूं आहिन साड़ ऐं वेर जूं बुंडियूं आहिन। हुंडी हुंडी समझते होंगे लोग? नहीं नहीं हुंडी होती है, हुंडी तो ये जिसके जरिए वो पैसे ट्रांसफर होते हैं, ट्रेवलर्स चेक। हुंडियूं आहिन साड़ वेर जूं बुंडियूं आहिन, यानी वो हुंडियों का कारोबार भी चल रहा है और हसद और साड़ की आग। लड़ाई, हुंडी लड़ाई को कहते हैं ना, झगड़े को नहीं, जो बड़ी लकड़ी आग में डल जाती है वो जलती है। साड़ बुंडी लकड़ी आग की साड़ वेर जूं बुंडियूं आहिन, यानी आग में लोग जल रहे हैं, इतनी हैं। आफ़त जा पर काला आहिन कई सूद उगाइण वारा लाला आहिन। आफत के पर काले हैं और कई सूद वसूल करने वाले लाले हैं। जेड़ा कूड़ा आहिन तेड़ा बोल उन्हनि जा बाला आहिन। जितने झूठे हैं उतने बड़े मज़े में हैं, उतना बड़ा शान है। जेड़ा कूड़ा आहिन तेड़ा बोल उन्हनि जा बाला आहिन। अखबारुनि में केॾा मिर्च मसाला आहिनि। अखबारों में कितने मिर्च मसाले हैं। खाबी अधुर ऐं साबी अधुर में गारिन जा पर नाला आहिनि। लेफ्ट वाले और राइट वाले एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सूफ़ी कीअं चवनि था कोन्हनि आहिनि ही सब साला आहिनि। सूफ़ी कैसे कहते हैं कि नहीं है कुछ, हैं ये सब साले हैं। ओलह वारा उभर वारा सब जी दाल में काला आहिनि। उभर वारा ओलह वाला सब जी दाल में काला आहिनि। हर को पंहिंजे स्वार्थ जो आहे सब मकड़ीअ जा जाला आहिनि। हर कोई अपने मकसद का है, सब मकड़ी के जाले हैं। पांझनि जे पेरनि में केॾा छपर छपर जा छाला आहिनि। जो मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनके पाँव में पहाड़ों पे चलने की वजह से जो छाले पड़ गए हैं, तो पांझनि जे पेरनि में केॾा छाला आहिनि। तरस खला मां बम किरण दे, रुको खला से बम गिरने दो। तरस खला मां बम किरण दे अञा समंदर आला आहिनि। तरस खला मां बम किरण दे अञा समंदर आला आहिनि। दुनिया का राबेल न आहे, डेल न आहे, तुंहिंजा तेल फुलेल न आहे। ये दुनिया राबेल नहीं है, मोरनी नहीं है। ये तुम्हारे तेल फुलेल नहीं है। तुंहिंजा था गबरू दुनिया रुगो मोहब्बत न आहे, दुनिया में काजानी आहिनि, दुनिया में काजानी आहिनि। तो ये एक मसाइल आप समझ सकते हैं। मेरे कहने का मकसद भी, मोहब्बत भी अपनी जगह पे, लेकिन मसाइल भी अपने हैं। शायरी की अगर मुझे मौका मिला तो कोई और रिसर्च करेंगे शायरी पे। मुझे खुशी होगी कि मैं ख़ास तौर पर शेख अयाज और उसके बाद के जो हमारे तरक्की पसंद शुरा बहुत ही तेज़ी से उभरे हैं, शेख अयाज, फिर उसके बाद इमदाद हुसैनी, फिर उसके बाद हसन दल,
फिर आकाश अंसारी और इस किस्म के। शेख अयाज ने एक जगह पे लिखा है, क्या वो भी शायर हैं, क्या वो भी शायर है जो चोर तरफ खून रेजी देखे और अपने हाथों पे मेहंदी भी लगाए। और हाथों पे मेहंदी लगाए यानी चोर तरफ खून रेजी हो रही है और तुम खुशी मना रहे हो। तो मैं बात शुरू कर रहा था वर्से से कि शेख अयाज ने कहा कि मेरी शायरी का वर्सा। तो सिंधी ज़बान का एक पीछे बैकग्राउंड है, सिर्फ सिंधी ज़बान का नहीं, सारी ज़बानों का एक बैकग्राउंड है। और आमतौर पर हमारे जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि हर ज़बान के पीछे एक कायनात होती है और जितनी ज़बानें आप सीखते हैं उतनी कायनातों से आपका वास्ता पड़ता है। कायनात से मुराद एक बड़ी सोच है कि हर ज़बान के पीछे जो पस मंज़र है, जो बैकग्राउंड है, तो जितनी ज़बानें आप ज़्यादा सीखेंगे उतनी कायनातों से आप नज़दीक होंगे और उतना जहान, उतने लोग आपकी समझ आएंगे। तो सिंधी ज़बान का एक जो पस मंज़र है, जिसको आप वर्षा कहें, जो उसकी कायनात कहें, वो यूँ तो बहुत कदीम है, लेकिन हम फिर भी लोक अदब से अगर बात शुरू करें तो सिंधी अदब का लोक अदब, जिसने सिंधी ज़बान को रोमानवी दास्तानें दी, जंगी दास्तानें दी, और न सिर्फ दास्तानें लेकिन नीम तारीखी वो दास्तान थी जो हकीकत थे। तो सिंधी का पस मंज़र ये भी है कि उसमें सोरठ, राय डियाच और बीजल भी सिंधी ज़बान का वर्सा है। जब हम बात करते हैं बीजल और डियाज की सिंधी ज़बान के हवाले से, तो ये वो है सुर पे सिर देने की रिवायत, सुर पे सिर देने की रिवायत। काठियावाड़ जब सिंध का हिस्सा था, उस वक्त काठियावाड़ का एक बादशाह राय डियाच अपनी दरबार में बैठा हुआ है दरबारियों के साथ, और आवाज़ आ रही है किसी साज की। तो पता करते हैं कि बाहर क्या है, क्या हो रहा है। किसी ने कहा पता करते हैं, पता किया तो पता चला कि एक कोई मजदूर सा आदमी है जो एक सुरंदा है वो बजा रहा है। तो कहा इसको ले आओ दरबार में। वो जब दरबार में आया तो उसने ऐसा बजाया कि न सिर्फ लोग हैरान हुए, लेकिन जैसा कहते हैं कि खामोशी छा गई। और फिर वो दिन रात चलता रहा, बादशाह से कहता रहा बजाओ बजाओ। और जब बहुत ही यानी अच्छा खासा उसने बजा लिया तो बादशाह ने कहा कि ए मंगते, यानी मांगने वाले, ए सुर वाले, अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, जो मांगोगे मुझे दे दूंगा। उसने कहा नहीं बादशाह नहीं दोगे। परेशान हुआ, बादशाह नहीं दे सकोगे, चलो तुम बजाओ। फिर बजाया, फिर उसको कहा कि मांगो जो मांगना है। कहा बादशाह नहीं दे सकोगे। बाकी एक बड़ी एक डिबेट है इस पर। तो बहरहाल आखिर में वो कहता है कि मेरा अमान सर बख्श करें, मेरी ज़िंदगी की अमान पाऊँ, तो मैं ये मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप, अगर मेरा सुर आपको इतना अच्छा लगा है तो अपना सर अपनी तलवार से काट के मुझे दे। उस पर सिंधी शायरी ने कमाल उस पर लिखा है, अयाज ने भी, शाह लतीफ़ ने भी, औरों ने भी। तो फिर वो बादशाह कहता है उसे कि ये तुमने क्या मांग लिया, कुछ ऐसा मांगते जो मेरे बस में न होता मैं करके देता। ये तो मामूली सी बात मांग ली तुमने, ये तो मेरे बस में दे सकता हूँ, एक मरतबा फिर सोचो। तो बादशाह ने कहा बस मुझे यही है, उसने बीजल ने, कि मुझे अपना सर। तो बहरहाल फिर उसकी रानी आती है सोरठ, वो चीखती चिल्लाती है कि बादशाह ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो कहते मैंने तुम कह दिया कि नहीं दे सकोगे, छोड़ दो, फिर नहीं दो। लेकिन बादशाह ने फिर अपना सर काट के उसको दे दिया। इसमें ये सबसे पहले इसको और लोगों ने भी छुआ था, लेकिन शाह लतीफ़ ने शायरी में इसको हाथ लगाया। और सारा उसका कॉन्सेप्ट ये था कि सर देकर फतह हासिल करो, कामयाबी हासिल करो। आप अगर सर दोगे, कुर्बानी दोगे, तो कामयाबी होगी। उसके 250 साल बाद शेख अयाज ने उसी मौजू को छुआ और उसने जो पूरे शायरी से जो उसका नुक्ता निकाला वो ये निकाला
त ॾींहुं इहो तंबूरो मूंखे केसीं सुम्हंदे शाह, ॾींहुं इहो तंबूरो मूंखे केसीं सुम्हंदे शाह, ॾींहुं त ॻायां आग लॻायां दिलियूं करियां दरिया। यानी उसका जो पूरा थीम अयाज का आता है वो ये आता है कि मैं बीजल बन जाऊं, साज छेड़ूं, आवाज़ दूं और ऐसी आवाज़ दूं कि सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं और मंजिल तक पहुंचे जब सब लोग खड़े हो जाएंगे। समय लखें ईद जा चंड्रो भरी पवन, अगर सारे लोग ये दातरी हाथ में लेकर खड़े हो जाएंगे तो फिर ईद के चांद भी निकलेंगे। दूसरी तरफ दूसरा एक जंगी दास्तान है अलाउद्दीन खिलजी और दो चनेसर का। जब चनेसर बड़ा भाई जब उसे तख्त वालिद के मरने के बाद उसे कहते हैं कि तुम तख्त संभालो, तो वो कहता है 1 मिनट मैं घर से माँ से पूछ के आता हूँ। वो माँ से पूछने जाता है तो जो कोर्ट है वो फैसला करती है कि ऐसा बादशाह कैसा बनेगा जो तख्त लेने के लिए, ताज लेने के लिए माँ से पूछने जा रहा है, तो आगे क्या फैसला करेगा। तो उसके छोटे भाई दो को उन्होंने बादशाह बना दिया और जैसे दो बादशाह बना तो चनेसर ने इधर उधर ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को खतूत लिखे भेजे कि मेरी मदद करो, मुझे बादशाह दिलाओ, सिंध बहुत खुशहाल है और आओ सिंध पे हमला करो। तो जब वो लश्कर लेके आके बाहर खड़ा होता है और जंग के लिए तैयार होता है, उस वक्त चनेसर को भी एहसास होता है कि मैंने तो गलती कर ली। अब वो सब लोग चाहते हैं कि जंग ना हो और उसको खिलजी को पैगामात भेजते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। तो कहते हैं कि अगर जंग नहीं चाहते तो फिर मेरी ये शराइत हैं, एक तो जुजिया दोगे, टैक्स दोगे मुझे मुस्तकिल, इतना टैक्स देते रहोगे, मैं जो लश्कर के साथ आया हूँ वो सारा खर्चा दोगे और अपनी बड़ी बहन का रिश्ता दोगे। तो सब चीज़ों पे दो राज़ी हो जाता है सिवाय बहन के रिश्ते के। उसके लिए वो बहन के पास आता है। मैं अब बता रहा हूँ कि किस तरह ये सिंधी ज़बान उठी है, किस तरह ग्रोथ हुई है, किस तरह आगे उसके पीछे क्या है। तो जब वो यानी ये आज से यानी जब वुमेन राइट्स थे ही नहीं, जब बचपन में शादियां कराई जाती थी, जब औरतों से पूछा तक नहीं जाता था और कुकुरान के साथ और पता नहीं दीवारों के साथ शादी करा देते थे, उस ज़माने में एक बादशाह अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि ये इस तरह बादशाह रिश्ता मांग रहा है, हम जुजिया, टैक्स, पैसे वगैरह सब देना चाहते हैं, बाकी तुम अगर राज़ी हो जाओ और ये भी समझ लो कि जंग नहीं होगी तो बच्चे यतीम नहीं होंगे, औरतें बेवा नहीं होंगी और मुल्क फिर अमन अमान से चलेगा। तो अगर तुम तो फिर शायर की ज़बान से वो बागी कहती है, मुंहिंजे लाइ जेको बि कबूली, खिलजी कुत्तो जो भी कबूली, यानी मेरे लिए जो भी तुम्हें मंजूर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खिलजी हो या कोई कुत्ता हो। मुंहिंजे लाइ जेको बि कबूली, खिलजी कुत्तो जो बि कबूली, पर जे विढ़ंदे मारियो वेंदे, हिन बस्तीअ ते वारियो वेंदे, दोदा तुंहिंजो साह त वेंदो, माण्हूअ जो वेसाह न वेंदो। यानी मेरे लिए जो भी कबूल हो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये बात ज़हन में रख लो, अगर लड़ते हुए मारे गए, इस धरती पे वारे गए, तो दोदा तुम्हारी सांस तो जाएगी लेकिन लोगों का एतबार नहीं जाएगा। तू न तो तुझा पड़ा है पोटरा, रंधा तो सा पूरा विछोटा, तुम नहीं तो तुम्हारी आने वाले नस्लें तुम्हारी उसी पैटर्न पे चलेंगी। तन जे लाइ मिसाल छॾे वञ ऐं जे चाही खाल छॾे वञ, उनके लिए मिसाल छोड़ के जाओ, अगर नहीं तो फिर खाल छोड़ के जाओ, तो फिर वो जंग होती है। तो इसमें ये शायरी पली है। इस तरह फिर आगे इन दास्तानों से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें शाह नाज शहीद मिलता है, यानी 17वीं सदी का एक बंदा जो शायर भी है, अदीब भी है, वो खेती आधा तुम्हारा यानी जो काम करता है
کھیت میں اس کے لیے لڑتا ہے کہ جو کام کرتا ہے حق اس کا ہے. جب کمیونزم مارکسزم کا اس وقت تک وجود بھی نہیں تھا 17ویں صدی میں، اس وقت وہ بندہ ہاری حقدار کے لیے لڑتا ہے، شاعری کرتا ہے، زبان کو ترقی دیتا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے، مارا جاتا ہے ہاری کے حقوق کے لیے. تو بیک گراؤنڈ میں اس قسم کا. اس کے بعد ہم اب جلدی آتے ہیں. پھر اسی طرح ان داستانوں سے قصوں سے ہوتے ہوئے جب سندھی کا ایک فارمیٹ بنتا ہے معیاری، پہلے تو لوک ادب سینہ بسینہ چلتا رہا، باتیں ہوتی رہیں، لیکن پھر ایک وقت آیا جب انگریزوں نے سندھ پہ قبضہ کیا 1843 میں، تو انہیں احساس ہوا کہ یہ بہت ہی زبان ان لوگوں میں بہت ہی روٹیڈ ہے، اندر بہت ہی زبان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب انگریزوں نے سندھ پر حملہ کیا تو سوائے ٹالپور کے ذاتی ملازموں کے کوئی بھی سندھی قبیلہ اور کوئی بھی سندھی آدمی میروں کے تحفظ کے لیے، میروں کی حکومت کے بچاؤ کے لیے انگریزوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ان سوائے ان کے جو ملازم جو فوجی تھے وہ ان کے علاوہ عام آدمی نہیں کھڑے ہوئے. انگریزوں کی آبزرویشن ہے، اس کی وجہ یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ جو میر تھے وہ خراب حکمران تھے، وہ بہت اچھے حکمران تھے، ڈیووٹیڈ تھے، وقت دیتے تھے، بہت ہی ویلفیئر کے کام کیے، راستے بنائے، کنویں کھدوائے، عدالت ان کی اچھی تھی، 4 لوگ مل کے حکومت کرتے تھے، چویاری ہوتی تھی. اس کے باوجود بھی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے قاعدے قانون جو بھی تھے وہ فارسی میں تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور دربار کی زبان بھی فارسی تھی. تو انگریزوں نے طے کیا کہ ان لوگوں پہ حکومت کرنی ہے تو ان کو ان کی زبان کے حوالے سے حکومت کرو. پورے انڈیا کو دیکھ لیں، کہیں بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. پنجاب میں انہوں نے پرشین کنٹینیو کرائی، تھوڑا بہت ہندوستانی انٹروڈیوس کرائی، انگریزی شروع کرائی، ہندوستان پورے میں انگریزی شروع کرائی، بنگال میں انگریزی شروع کرائی. صرف سندھ ایک ملک تھا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں سندھی زبان کی ترقی ہوگی، سندھی زبان کا فروغ ہوگا، اور سندھی زبان کو معیاری صورت تختی دینے. اس کے بعد اگر کوئی بھی انگریز یا ہندوستانی جو سندھ میں ملازمت کا خواہاں ہوگا، اگر اس نے 18 مہینے کے اندر سندھی نہیں سیکھی تو اس کو واپس جانا پڑے گا، وہ انگریز ہو یا دوسرے ان کے فوجی ہوں یا ان کے دوسرے انڈیا سے آتے ہوں. یہ انگریزوں نے اپنے مفاد صرف حکومت بہتر طریقے سے چلانے کے لیے کہ لوگوں پہ حکومت کرنی ہے تو لوگوں کی زبان میں ان سے بات کرنی ہے. اور یہی وجہ، ایک وجہ آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر انگریزی کسی کی کمزور ہے تو وہ سندھ صوبے کی ہے، کیونکہ باقیوں نے انگریزی اسی وقت اپنا لی تھی. یہ انگریزی ہمارے صرف سلیکٹڈ لوگ جن کو ایک ایکسیس تھا، پرویلیج لوگ انگریزوں کی زبان سیکھتے تھے، باقی عام لوگوں تک انگریزی کبھی نہیں پہنچی کیونکہ انہوں نے انگریزی کو انٹروڈیوس ہی نہیں کیا. کورٹ کی زبان بھی سندھی، پولیس FIR وغیرہ کی زبان سندھی، ایگریکلچر سندھی، ریونیو، پولیس، کورٹ، جو بھی بڑے بڑے ادارے ہوتے تھے ان میں ساری سندھی ہوتی تھی. تو اس سندھی پس منظر میں آگے بڑھی ہے. اور جب پھر پاکستان بنتا ہے تو وہ ایک دم سے اردو آ جاتی ہے، اور وہ انگریزوں کی طرح، جس طرح انہوں نے انگریزوں کے نے انگریزی کو ڈومیننٹ نہیں کیا، انگریزی کو امپوز نہیں کیا، اب اردو امپوز ہو گئی. ایک تقریر سے امپوز ہو گئی تو جو مقامی لوگ تھے جن کو اردو سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، انگریزی سے پہلے ہی دور تھے، ان کے لیے تو پرابلم ہو گئی نوکریوں کی، سمجھ کی. جب آستے تو وہاں ایک احتجاج بھی ہوا، ریزسٹنس ہوئی، جو ریزسٹنس چلتی آ رہی ہے، اور اسی ریزسٹنس کی وجہ سے سندھی زبان بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. آپ یقین مانیے گا، میں جب آپ کو فکر دوں یقین حیران کن ہے. اس وقت سندھ میں 134 روزانہ اخبار نکلتی ہیں سندھی زبان میں. صرف میرے پاس ڈیٹا ہے، ڈان کا آرٹیکل ہے اسمبلی کی جو پروسیڈنگس ہے جس میں رپورٹ ہے منسٹر کی، 134 نیوز پیپر روزانہ سندھی کی نکلتی ہیں، اور 8 TV چینل ہیں جن میں سے 5 نیوز کے ہیں، 3 جو ہیں انٹرٹینمنٹ کے ہیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.